डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ ग्रीन हाउस इफेक्ट डिस्कस करूंगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब होता है कि जो सोलर एनर्जी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है तो कुछ एनर्जी वहां पे एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कुछ एनर्जी वहां से रिफ्लेक्ट होती है। जितनी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए एब्जॉर्प्शन के बाद, वो गैस जो हमारे इसमें प्रेजेंट है, इस तरीके की जो पॉल्यूशन के कारण गैसेस बनी हुई हैं, वो उस पूरी एनर्जी को वापस नहीं जाने देती, जिससे कि लगातार जो अर्थ सरफेस का टेम्परेचर है वो राइज हो रहा है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। तो इसके साथ साथ में पूरी इसकी किस तरीके कौन-कौन सी गैसेस हैं, उनके सोर्सेज क्या हैं और हम इसको कैसे इससे निजात पा सकते हैं, तो मैं सारी चीज आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं ग्रीन हाउस इफेक्ट को किसने डिस्कवर किया, किसने इसके बारे में बताया, तो इसके बारे में बात करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट वाज प्रपोज्ड बाय जोसेफ फूरियर इन 1824 and was discovered first time investigated by S. Arrhenius in 1896. S. Arrhenius was Swedish scientist that was the first to claim in 1896 that fossil fuels combustion may eventually result in enhanced global warming. सबसे पहले उन्होंने बताया कि जो हम फॉसिल फ्यूल्स यूज करते हैं, डीजल, पेट्रोल और कोल और ये सारी चीजें, ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार हैं। इनके कंबस्टन से जो गैसेस डेवलप हो रही हैं, प्रोड्यूस हो रही हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग के लिए एक तरीके से रेस्पॉन्सिबल है। तो अब आता है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है। ग्रीन हाउस आप जानते हैं, वहां अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस के हम चाहे वो टेम्परेचर हो, चाहे वो कहिएगा और फैक्टर्स हो, उनको सबको हम कंट्रोल करके रखते हैं और एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मेंटेन वहां पे हम रखते हैं। इसी तरीके से इसलिए इसका नाम यहाँ पे रखा गया है कि जब एनर्जी सन से, सोलर एनर्जी अर्थ सरफेस पे पहुंचती है तो कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाती है, लेकिन कुछ रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है। जो रिफ्लेक्ट होके वापस जाती है वो पूरी नहीं जाती, और जो अर्थ सरफेस के चारों ओर गैसेस का चैम्बर बना हुआ है या गैसेस की लेयर बनी हुई है, वो उसको पूरी तरीके से नहीं लौटने देती। तो जो टेम्परेचर इसके एब्जॉर्प्शन से बढ़ा और जो इसके रिफ्लेक्शन से नॉर्मल हो जाना चाहिए था, वो नॉर्मल नहीं होता और इसमें बढ़ोतरी होती चली जाती है, या हम कहें कि टेम्परेचर राइज करता है। इसे हम ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। इसके लिए जो जिम्मेदार गैसेस हैं, चाहे वो CO2 है, चाहे वो मीथेन है, चाहे वो CFC है, उनको मैं एक एक करके नेक्स्ट स्लाइड्स में आपके सामने डिस्कस करूंगा। खुला करिए ना इसी तरह। हाँ, इसमें अब क्या है कि कॉजेज क्या हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के। तो इसके लिए जो जिम्मेदार हैं वो हैं ग्रीन हाउस गैसेस, ओजोन लेयर डिप्लीशन और फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। तो ये जो तीन फैक्टर्स हैं या कॉजेज हैं, इनको मैं आगे डिस्क्राइब करता हूं। जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनमें मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन गैसेज हैं। ये सभी पॉल्यूटिंग गैसेज हैं और ये इंडस्ट्रीज के द्वारा प्रोड्यूस की जाती हैं। इन गैसेस की वजह से जो हीट है वो ट्रैप हो जाती है। जब वो वापस लौट रही होती है तो वो ट्रैप हो जाती है और वो पूरी वापस नहीं लौट पाती रिफ्लेक्ट होकर। तो ये एक तरीके से ग्रीन हाउस जो इफेक्ट है वो इन गैसेस की वजह से होता है। इसके अलावा CFC, ओजोन, ये सभी ऐसी गैसेस हैं जो ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार। जो सबसे पहली गैस है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, जिसे CO2 से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये मैनमेड भी होती है और नेचुरली भी प्रोड्यूस होती है। इसका
जो नेचर में होनी चाहिए परमिसिबल लिमिट है वो 385 ppm है। और ये नेचुरल ग्रीन हाउस इफेक्ट के लगभग 25% रेस्पॉन्सिबल है ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये एमिशंस के रूप में निकलती है और एयर में मिल जाती है। जो CO2 है ये जो हीट आती है सोलर से उसको ट्रैप करती है, जिससे कि रिफ्लेक्शन पूरा नहीं हो पाता। मीथेन गैस भी रिस्पॉन्सिबल होती है ग्रीन हाउस के लिए, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए। जो इसका प्रोडक्शन है वो जो बायोलॉजिकल सिस्टम है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर होता है उसका एनाएरोबिक डिकम्पोजिशन के कारण मीथेन का प्रोडक्शन होता है। अगर इसे आपको रिमूव करना है तो OH के साथ ये रिएक्ट करके CO2 में बदल जाती है। और जो मीथेन मॉलिक्यूल्स की कैपेसिटी होती है थर्मल एनर्जी को कैप्चर करने की, एब्जॉर्ब करने की, वो CO2 से ज्यादा होती है। तो ये एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ग्रीन हाउस इफेक्ट में। जो नेक्स्ट गैस है इस कैटेगरी में वो है नाइट्रस ऑक्साइड। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है ये मोबाइल कंबस्टन जो होता है उसके द्वारा होती है। इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स हम यूज करते हैं, मैन्योर फर्टिलाइजर और सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स, उनसे भी नाइट्रस ऑक्साइड डेवलप होती है। ये जो नाइट्रस ऑक्साइड है फोटोलाइटिक एक्शन से इसको हम स्ट्रेटोस्फीयर से रिमूव कर सकते हैं। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके मुकाबले ये 300 टाइम्स मोर इफेक्टिव होते हैं कहिएगा ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए, क्योंकि ये ज्यादा एनर्जी को ट्रैप करते हैं और इसलिए ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर। जो ओजोन है ये ओजोनोस्फीयर में प्रेजेंट होती है अर्थ सरफेस से लगभग 50 किलोमीटर ऊपर। जो ओजोन होती है ये एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करती है और ये यूवी रेडिएशन जो सोलर एनर्जी के रूप में आता है उसको रोकती है और इसके जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उनसे सबको बचाती है, जो भी एनिमल या वेजिटेशन है। इसके अलावा जो ओजोन है ये वेदर और क्लाइमेट, जो अर्थ के वेदर और क्लाइमेट है उनको भी रेगुलेट करती है। जब ऑक्सीजन पे यूवी लाइट होती है तो ये दो मॉलिक्यूल्स में टूट जाती है और जब इनमें से एक मॉलिक्यूल O2 के साथ मिलता है तो ओजोन का फॉर्मेशन होता है। तो ये बात मैंने बताई आपको कि किस तरीके से ओजोन का फॉर्मेशन होता है। अब आता है कि ओजोन डिप्लीशन क्या है। जो ओजोन डिप्लीशन है, जो इसकी कहिएगा थिकनेस है, जहां जहां वो कम हो जाती है उसे ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। और ओजोन डिप्लीशन की वजह से जो यूवी रेज हैं वो पृथ्वी पर पहुंच सकती हैं और अगर वो पहुंचेंगी तो वहां वो कहिएगा बहुत हार्मफुल होंगी। देखिए जो क्लाउड फॉर्मेशन है उसका भी जो अर्थ का रेडिएशन है उस पर असर पड़ता है। जब क्लाउड्स ऊंचे होते हैं तो जो इनकमिंग सोलर रेडिएशन है वो रिफ्लेक्टेड होता है एयर सरफेस से और वापस जाता है, काफी ऊंचाई तक चला जाता है, जिससे बहुत ज्यादा इफेक्ट कहिएगा कि टेम्परेचर या उसका नहीं पड़ता। लेकिन जब क्लाउड्स नीचे होते हैं तो यही जो आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन है वो पूरा वापस नहीं हो पाता और वहीं रुक जाता है। जिससे आपने फिजिक्स में अगर पढ़ा हो कि जो बादल वाली रात होती हैं वो साफ आसमान वाली रात से गर्म होती हैं।
वो उसका एक कारण है कि जो रिफ्लेक्टेड होके पूरी एनर्जी वापस जानी चाहिए उनको क्लाउड्स वापस नहीं जाने देते। जब नेचर में ओजोन प्रोडक्शन और ओजोन डिस्ट्रक्शन का साम्य नहीं रहता, पेस नहीं रहता, तो होता क्या है कि प्रोडक्शन कम होता है और जो डिस्ट्रक्शन है वो ज्यादा होता है। इसलिए जो ओजोन की थिकनेस है वो कम होती चली जाती है, जिसे हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। इसके लिए सीएफसी, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मीथेन, जो इस तरीके के का वो हैं, गैसेज हैं और एलिमेंट्स हैं, वो ओजोन के फॉर्मेशन को रोकते हैं और ओजोन की जो थिकनेस है वो कम होती चली जाती है, जिससे वो सनलाइट के रूप में जो सोलर रेडिएशन आ रहा है उसमें जो हार्मफुल यूवी रेज हैं उनको नहीं रोकती और वो पृथ्वी पर पहुंचने लगती हैं। अब अगर हम बात करें कि ग्रीन हाउस के क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, तो इनको हमने डिफरेंट कैटेगरीज में किया हुआ। सबसे पहले हम करते हैं इफेक्ट ऑन सी लेवल। होगा क्या कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो जो सी लेवल है, वाटर लेवल है सी का, ओशियंस का, वो बढ़ना शुरू करेगा। क्यों? क्योंकि जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो आइस मेल्ट होगी और ये अंटार्कटिका और ग्रीनलैंड से मेल्ट होकर फ्लो के रूप में सी तक पहुंचेगी। देखा गया है कि जो सी लेवल है वो 20 to 40 सेंटीमीटर 20 to 40 सेंटीमीटर अब तक बढ़ चुका है और इसकी वजह से बांग्लादेश तथा नीदरलैंड इनमें एक तरीके से फ्लड आ रही है, लो कोस्ट एरिया में फ्लड आ जाती है। अगर इसी तरीके से आइस मेल्ट होती रही तो ये जो कोस्टल एरिया हैं इनमें लाइफ को करिएगा कि लाइफ का सर्वाइवल मुश्किल हो जाएगा और वहां से आपको अलग हटना पड़ेगा। अगर ग्रीन हाउस की हम बात करें और फार्मिंग पे इफेक्ट देखें तो बहुत सारे इफेक्ट इसमें हैं। ग्रीन हाउस गैसेस की वजह से क्या होगा कि वेदर चेंज हो रहा है, जिससे जो क्रॉप की ग्रोइंग है वो प्रभावित हो रही है। जो व्हीट और राइस की क्रॉप है, शुगर केन और मेज है, इनके लिए अलग अलग टेम्परेचर की जरूरत है। शुगर केन और मेज के लिए हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए, लेकिन व्हीट और राइस के लिए हाई टेम्परेचर चाहिए। तो इस तरीके के अगर चेंज हो गए तो ये क्रॉप्स का जो रोटेशन है या क्रॉप्स का जो साइकिल है वो सब प्रभावित होगा। इसके अलावा रेनफॉल का जो अमाउंट है वो कम होगा, शॉर्टेज होगी उसकी। और जो साउथ ईस्टर्न पार्ट है वर्ल्ड का वो भी इफेक्टेड होगा, जिससे फूड स्कैर्सिटी बढ़ेगी। ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण जो पानी है उसकी कमी होती चली जाएगी, क्योंकि जो रेनफॉल है और रेन साइकिल है वो प्रभावित होता है वेदर में चेंजेस की वजह से। तो जो सभी कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड इससे प्रभावित होंगे। ब्रिटेन और साउथ ईस्ट जो एरिया है उनमें सूखा पड़ने की संभावना बढ़ जाएगी और अफ्रीका में पानी नहीं बचेगा। तो जैसा आप देख रहे हैं कि ये आने वाले समय के लिए बहुत डेंजरस अलर्ट है। अभी से हमें सावधान होना पड़ेगा और जो हमारी डिपेंडेंसी है फ्यूल्स और इस तरीके के सभी कंपोनेंट्स पर जो ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उनको हमें ड्रास्टिकली कम करना पड़ेगा। ग्रीन हाउस गैसेस और ग्रीन हाउस इफेक्ट का वेदर पे क्या प्रभाव पड़ेगा? अगर हम ग्रीन हाउस गैसेस बढ़ती जा रही हैं तो ये दुनिया भर का मौसम चेंज होगा, वेदर चेंज होगा। जो नॉर्थ वेस्टर्न कंट्रीज हैं उनमें टेम्परेचर इंक्रीज होना स्टार्ट होगा। समर्स और विंटर्स बहुत ज़्यादा हॉट हो जाएंगी और कुछ ऐसे एरिया हो जाएंगे जो कूल हो जाएंगे और कुछ ऐसे हो जाएंगे जहां बहुत ज़्यादा हॉट होगा।
द वर्ल्ड विल चेंज विद ड्रॉट, स्टॉर्म्स एंड फ्लड्स, और पूरी दुनिया में सूखा, तूफान, बाढ़, ये सारी स्थिति पैदा होंगी ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। अब आता है कि जो पीपल और एनिमल्स हैं उन पे क्या असर पड़ेगा। देखिए, सबसे पहली बात है, ह्यूमंस के लिए मुश्किल हो जाएगा कि जो क्लाइमेट है उसके साथ एडजस्ट और एडेप्ट होना। पूरी दुनिया में डिजास्टर्स होंगे, इसलिए एक जगह से दूसरी जगह जाना या ट्रांसफर होना संभव नहीं रह पाएगा। जब वेदर और टेम्परेचर चेंज होगा तो जो एनिमल्स का रहने का ठिकाना है वो भी प्रभावित होगा। इससे क्या होगा कि अगर उनके घर सुरक्षित नहीं बचेंगे एनिमल्स के, तो एनिमल पॉपुलेशन में ड्रास्टिक चेंज आएगा। अभी जो हमने ग्रीन हाउस इफेक्ट्स के बारे में सुना, तो उसमें सारी चीजें कि भाई किस तरीके से गैसेस बढ़ रही हैं, किस तरीके से अर्थ सरफेस का टेम्परेचर बढ़ रहा है और ये कितना अलार्मिंग है। लेकिन यहाँ पे कुछ सॉल्यूशंस भी दिए गए हैं कि हम किस तरीके से ग्रीन हाउस इफेक्ट को इंक्रीज होने से रोक सकते हैं। इनमें सबसे पहला है रिड्यूस द यूज ऑफ मटेरियल्स विच प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। जो मटेरियल ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करते हैं उन पे हमें अंकुश लगाना होगा। इसके अलावा अवॉइड द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड हाउस होल्ड रेजिड्यूज। इन जो फॉसिल फ्यूल्स का बर्निंग है उसको हमें अवॉइड करना पड़ेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को हमें अपग्रेड करना पड़ेगा, पौधे हमें ज़्यादा लगाने पड़ेंगे और हमें ऑल्टरनेटिव जो सोर्सेज हैं एनर्जी के उनको ढूंढना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात है कि इको फ्रेंडली मटेरियल्स को हमें यूज करना पड़ेगा अगर हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट से लड़ाई लड़नी है। तो अब जो ये चैप्टर था, ये मैं समझता हूँ आज के लिए बहुत बर्निंग टॉपिक है, और जो मैंने सॉल्यूशन इसमें यहाँ डिस्कस किए हैं, आप लोग सोचिए कि अगर हम एक भी आदमी एक पौधा लगाएगा तो आप समझ लीजिए कि हम एक भी दिन पौधारोपण कर दें पूरे देश में, तो एक दिन में हम 80 करोड़ पौधे लगा सकते हैं। और एक एक पौधे की जिम्मेदारी हमारी हो जाए कि हम एक पौधे को पालेंगे, पोसेंगे और उसे पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे, तो 2 से 3 साल में हम पूरे अपने देश को हरा भरा कर सकते हैं और हम अपनी लाइफ को सुखद बना सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको जो अलार्मिंग सिचुएशन है इसको ध्यान में रखेंगे और इन सब चीज़ों की ओर जाएंगे कि हम व्यर्थ में कोई चीज़ यूज ना करें जिससे कि ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन हो या प्रोडक्शन हो। धन्यवाद। गुड लक।